सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट हो या एनटीएस, पीटीएस, एसटीएस के जरिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट के लिए आज 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन 60 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि 250 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करें ताकि कम वक्त में हमारी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। क्वेश्चंस को डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमें रहनुमाई मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेंज ऑफ हट ऑफ 2 इज डैश। हट ऑफ 2 की रेंज कितनी है? ऑप्शन ए 180 किलोमीटर, बी 275 किलोमीटर, सी 230 किलोमीटर और डी 300 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है ए 180 किलोमीटर। दोस्तों हट ऑफ 2 की रेंज 180 किलोमीटर है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम 3 से 4 क्वेश्चन बनाएं ताकि कम वक्त में हमारी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। हट ऑफ 1 की रेंज 100 किलोमीटर है, हट ऑफ 2 की 180 किलोमीटर है, हट ऑफ 3 की रेंज 270 किलोमीटर है, हट ऑफ 4 की रेंज 750 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, HIT स्टैंड्स फॉर। HIT का मतलब क्या है? ऑप्शन ए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, बी हैवी इंडस्ट्रीज टूल्स, सी हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स और डी नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर है ए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला। दोस्तों HIT की फुल फॉर्म हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं जैसे सी पैक है या इस तरह के और अल्फाज हैं, इनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल एकेडमी इज लोकेटेड। पाकिस्तान के कौन से शहर में पाकिस्तान नेवल एकेडमी है? ऑप्शन ए कराची, बी लाहौर, सी मुल्तान, डी रावलपिंडी। करेक्ट आंसर है ए कराची। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में है। इसी तरह पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है। ऑप्शन डी में रावलपिंडी, ये पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर जो है वो रावलपिंडी में है। कराची को ग्रूम्स ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। बी में लाहौर को हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और सी में मुल्तान, ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। KPK के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए खान अब्दुल कयूम खान, बी साहिबजादा जफर अली खान, सी अब्दुल गफूर होती, डी नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर है ए खान अब्दुल कयूम खान। दोस्तों KPK के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर खान अब्दुल कयूम खान है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि KPK के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। इसी तरह KPK के करंट गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एरिया इज कॉल्ड गन फैक्ट्री ऑफ द ट्राइबल एरियाज। इनमें से कौन सा एरिया है जो गन फैक्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज कहलाता है? ऑप्शन ए दर्रा ईसा खेल, बी दर्रा खैबर, सी दर्रा आदम खेल, डी कोहाट। करेक्ट आंसर है सी दर्रा आदम खेल। दोस्तों दर्रा आदम खेल को गन फैक्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है गन्स बनती हैं और ये दर्रा आदम खेल कहाँ पर है? ये फाटा में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन मिल सके। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ KPK इज डैश। KPK की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? ऑप्शन ए K2, बी ट्रिचमीर, सी नागा पर्वत और डी ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ देम। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि KPK की ये हाईएस्ट माउंटेन नहीं है। K2 जो है ये गिलगित बल्तिस्तान कराक्रम रेंज में है। बी में जो ट्रिचमीर है ये दोस्तों ये KPK में है, लेकिन इसके अलावा जो नांगा पर्वत है वो भी कराक्रम रेंज हिमालय रेंज में आती है। ऑल ऑफ देम इसका आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड बेहतर आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता के मुझे और बाकी दोस्तों को ज़रूर गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन डैश। लारी लैंग्वेज जो है कहाँ पे बोली जाती है? ऑप्शन ए अपर सिंध, बी लोअर सिंध, सी सेंट्रल सिंध और डी सिंध एंड पंजाब। करेक्ट आंसर है बी लोअर सिंध। दोस्तों लारी लैंग्वेज लोअर सिंध में बोली जाती है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शीना लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो शीना लैंग्वेज गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलाम मोहम्मद बेराज इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। गुलाम मोहम्मद बेराज को और क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए इंडस बैराज, बी कंडियारो बैराज, सी कोटरी बैराज और डी नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर है सी कोटरी बैराज। गुलाम मोहम्मद बैराज को कोटरी बैराज भी कहा जाता है। इसी तरह सिंध के टोटल जो है वो 3 बैराजेस हैं, सखर बैराज, कोटरी बैराज और गुड्डू बैराज। सबसे बड़ा जो पूछा जा सकता है तो वो सखर बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मोइंजोदड़ो इज 4000 ईयर ओल्ड सिटी ऑफ द डैश। मोइंजोदड़ो जो है वो 4000 साल पुराना शहर जो है ये किस में आता है? ऑप्शन ए टेक्सला सिविलाइजेशन, बी इंडस सिविलाइजेशन, सी बोथ ऑफ देम और डी नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर है बी इंडस सिविलाइजेशन। दोस्तों मोइंजोदड़ो 4000 साल पुराना शहर जो है ये इंडस सिविलाइजेशन में दरियाफ्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी इज लोकेटेड इन डैश। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो है कहाँ पर है? ऑप्शन ए नवाब शाह, बी कराची, सी हाला और डी ठट्ठा। करेक्ट आंसर है बी कराची। दोस्तों अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची में है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है लेकिन ज़्यादातर दोस्तों को इसका आंसर पता होता है। लेकिन ऑप्शन डी में जो ठट्ठा है इससे रिलेटेड बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि शाहजहां मस्जिद कहाँ पर है, तो वो ठट्ठा में है। ये मुगल बादशाह के दौर में शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी 1647 में। तो जो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप 2 से 3 क्वेश्चन और बने और कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपके इस एक लाइक से एक सब्सक्राइब से हमें रहनुमाई मिल सके, हमारी हौसला अफजाई हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रॉड पीक, बी सिया किंगरी पीक, सी K2 और डी क्लिक पीक। करेक्ट आंसर है सी K2 पीक। दोस्तों पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 पीक है। इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। इसी के साथ साथ K2 जो है वो दुनिया की दूसरे नंबर पर सेकंड हाईएस्ट पीक है और पाकिस्तान की फर्स्ट जो है वो पहले नंबर पर हाईएस्ट पीक है। इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है 8688 मीटर। और दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी और पाकिस्तान के पहले नंबर पर सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द हाइट ऑफ नांगा पर्वत इज डैश। नांगा पर्वत की हाइट कितनी है? ऑप्शन ए 8126 मीटर, बी 7521 मीटर, सी 6125 मीटर और डी 9500 मीटर। करेक्ट आंसर है ए 8126 मीटर। दोस्तों नांगा पर्वत की हाइट जो है 8126 मीटर है, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज कॉल्ड किलर माउंटेन। जो नीचे जितने भी माउंटेन के नाम दिए गए हैं इनमें से किसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नांगा पर्वत, बी गॉडविन ऑस्टिन, सी ब्रॉड पीक और डी राकापोशी। करेक्ट आंसर है ए नांगा पर्वत। दोस्तों नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है और नांगा पर्वत को नेक्ड माउंटेन भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके 2 नाम है, इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है और नेक्ड माउंटेन भी कहा जाता है। इसी के साथ नांगा पर्वत की जो हाइट है वो 8126 मीटर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज की एवरेज हाइट कितनी है? सॉल्ट रेंज में दोस्तों बहुत सारी जो है वो हाइट आती है, बहुत सारी माउंटेन पीक आती हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एवरेज हाइट जो है वो कितनी है। जिस तरह कराकरम रेंज में K2 और बाकी जितनी इस रेंज में माउंटेन आती हैं उनमें सबसे हाईएस्ट K2 है तो उसकी हमें जो है वो हाइट पता है, लेकिन उसमें बाकी जितनी माउंटेन आती हैं उन सब माउंटेन की एवरेज हाइट जो है वो कितनी निकलती है। इसी तरह सॉल्ट रेंज का पूछा गया है कि सॉल्ट रेंज में जितनी भी माउंटेन है उनमें से एवरेज हाइट जो है वो कितनी है। ऑप्शन ए 675 मीटर, बी 700 मीटर, सी 640 मीटर और डी 590 मीटर। करेक्ट आंसर है ए 675 मीटर। दोस्तों सॉल्ट रेंज की एवरेज हाइट 675 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रेंज लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। सिंध और बलूचिस्तान जो सूबे हैं इनके दरमियान कौन सा बॉर्डर, कौन सी जो है वो रेंज आती है? ऑप्शन ए चागी, बी मकरान रेंज, सी किरतार रेंज और डी कोहे सफेद रेंज।
करेक्ट आंसर है सी, किरथार रेंज। दोस्तों सिंध और बलूचिस्तान के सूबों के दरमियान जो रेंज आती है वो किरथार रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, टोटल एरिया ऑफ आईसीटी इज डैश। आईसीटी का टोटल एरिया कितना है? पहले हमें आईसीटी की फुल फॉर्म पूछे जो है वो पता होनी चाहिए, जिस तरह पहले हमसे HIT की फुल फॉर्म पूछ ली गई और अब ICT का जो है वो एरिया पूछा गया है, लेकिन इसकी जगह क्वेश्चन आ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है। ICT स्टैंड्स फॉर, तो वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसका टोटल एरिया कितना है, तो ऑप्शन ए 806 स्क्वायर किलोमीटर, बी 906 स्क्वायर किलोमीटर, सी 1006 स्क्वायर किलोमीटर और डी 1106 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट आंसर है बी 906 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का टोटल एरिया 906 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द मीनिंग ऑफ फाटा इज। फाटा का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, बी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी एरियाज, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर है ए फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। फाटा की फुल फॉर्म है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि फाटा का टोटल एरिया कितना है? फाटा का टोटल एरिया 27 to 20 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए और इनके एरियाज का भी हमें पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों करंट अपडेट ये है कि फाटा को जो है वो KPK में जम कर दिया गया है। अब फाटा KPK प्रोविंस में आता है, जबकि पहले 2024 के इलेक्शन से पहले फाटा जो है वो एक अलग टेरिटरी एरिया था। ये जो है वो किसी भी सूबे में जम नहीं था, जिस तरह आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन कश्मीर। कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ऑप्शन ए 6, बी 10, सी 8 और डी 12। करेक्ट आंसर है बी 10। दोस्तों कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कश्मीर में कितने डिवीजन्स हैं, तो कश्मीर के 3 डिवीजन हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वैली इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी वैली को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए चित्राल, बी चिलाज, सी स्कर्दू और डी बल्तिस्तान। करेक्ट आंसर है डी बल्तिस्तान। दोस्तों बल्तिस्तान को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंट्री इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री आता है? ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी अफगानिस्तान और डी ईरान। करेक्ट आंसर है बी इंडिया। दोस्तों पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया कंट्री आता है। इसी के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जितने भी कंट्रीज लगते हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि कौन से ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ में लगते हैं। इसी के साथ हमें उसकी जो है वो बॉर्डर लेंथ भी पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बार बार एग्जाम में जो है वो रिपीट होती हैं। पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। इसी के साथ आगे बढ़ने वाले क्वेश्चंस में हम आपको इसकी जो है बॉर्डर लेंथ भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर दें लाइक। आपके एक लाइक से हमें जो है हौसला अफजाई मिलती है, ताकि हम इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की आने वाली जितनी भी वीडियो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, किस्सा खवानी बाजार इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। किस्सा खवानी बाजार पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए लाहौर, बी पिशावर, सी हैदराबाद और डी कोयटा। करेक्ट आंसर है बी पिशावर। दोस्तों पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट पिशावर में किस्सा खवानी बाजार है। इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चौक यादगार कहाँ पे है, तो वो भी पिशावर में है। चौक यादगार 1965 की जंग के हमारे हीरोज की यादगार है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चौक यादगार वाला अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्टीमेट कैपेसिटी इज अबाउट डैश पैसेंजर पर एनम। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर साल कितने पैसेंजर ट्रेवल करते हैं? ऑप्शन ए 21 मिलियन, बी 22 मिलियन, सी 25 मिलियन और डी 30 मिलियन। करेक्ट आंसर है सी 25 मिलियन। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर साल 25 मिलियन लोग जो है वो सफ़र करते हैं। 25 मिलियन का भी हमें जो है फिगर पता होना चाहिए। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, आफ्टर 22 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्टेड एज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुसलसल 22 साल जद्दोजहद के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के कौन से वजीर आजम बने? ए 20th, बी 21st, सी 22nd और डी 23rd।
करेक्ट आंसर है सी 22। दोस्तों 22 साल कंटिन्यूस जो है स्ट्रगल के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बने थे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने जो है वो इनकी गवर्नमेंट के बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई और ये 23rd प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद 2024 के इलेक्शन के बाद दोबारा शहबाज शरीफ 24th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने। इसका मतलब कि करंट जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 24th प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन पाकिस्तान कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। पाकिस्तान का पहले कैपिटल कराची था, ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, बी 1965, सी 1967 और डी 1970। करेक्ट आंसर है सी 1967। पाकिस्तान का नया कैपिटल कराची से इस्लामाबाद जो है इसकी अनाउंसमेंट 1960 में हो गई थी कि चेंज होकर इस्लामाबाद हो गया है, लेकिन ये ऑफिशियली शिफ्टेड हुआ था 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन डैश। पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर कब बना? ऑप्शन ए 1949, बी 1953, सी 1957 और डी 1963। करेक्ट आंसर है सी 1957। दोस्तों पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर 1957 में बना। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब बनी है, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कब किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो कितने कंट्री मेंबर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूएनओ, नेटो, आईएमएफ, सार्क, इसी के साथ जो है बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी हमें पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऑप्शन ए में 1949 जो है वो ये नेटो बनी थी 1949 को। दोस्तों करंट रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 178 कंट्रीज मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है पाकिस्तान वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप वन डे इन 1992 इट वाज डैश इन अ रॉ ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 1992 में जो है वर्ल्ड कप जीता था, ये कौन सा वर्ल्ड कप था? ऑप्शन ए 5th, बी 6th, सी 7th और डी 8th। करेक्ट आंसर है ए 5th। दोस्तों 5वां वर्ल्ड कप था जो 1992 में खेला गया जिसको पाकिस्तान ने जीता। अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीता है वनडे और वो भी 1992 का ही था और ये वही वर्ल्ड कप था जब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए गुलाम हैदर, बी चौधरी रहमत अली, सी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और डी नन ऑफ दीस। करेक्ट आंसर है सी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। दोस्तों पाकिस्तान के पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। इसी तरह करंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और करंट जो प्रेसिडेंट है वो आसिफ अली जरदारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, बी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, सी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और डी सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची। करेक्ट आंसर है बी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। दोस्तों पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर है। ऑप्शन डी में सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, यहाँ से कायदे आजम ने एजुकेशन हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो है सब कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, यानी उस वक्त जो बड़े सगीर था पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक मुल्क थे, तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट को कितने प्रोविंसेस में, कितने सूबों में डिवाइड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11 और डी 13। करेक्ट आंसर है सी 11। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो सब कॉन्टिनेंट को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होने से पहले जो है अंग्रेज़ों की जब हुकूमत हुआ करती थी, सबसे पहले अंग्रेज़ जो है वो 1600 में 1600 में इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। तो उस वक्त वो मुगलों का दौर था, जलालुद्दीन अकबर मुगल बादशाह, जिसके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और फिर 1613 में जहांगीर से परमिशन लेके इन्होंने, मुगल बादशाह जहांगीर से परमिशन लेके इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू की।
इसके बाद जब ये मुगल बादशाह कमज़ोर होते चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ जो है वो काबिज़ होते चले गए। पहले ये बिजनेस के जो है वो डिमांड से आए थे और इसके बाद बढ़ते हुए 1857 में जब अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा होल्ड हो गया सब कॉन्टिनेंट पे, तो उस वक्त इन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को जो है वो जब बर्दाश्त उनसे नहीं हुआ इनका जुल्म सितम, तो 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख ये सब इन्होंने सब ने एक होकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। क्योंकि इनके पास कोई जदीद असलहा नहीं था और अंग्रेज़ों के पास जदीद असलहा मौजूद था, तो वो ये जंग जीत गए थे और दोबारा से जो है वो अंग्रेज़ों ने दोबारा इस पे जो है वो हुकूमत बना ली। इसके बाद फिर 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों ने 90 साल जो है हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट पे। ये क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट पर कितने साल हुकूमत की, तो 90 ईयर्स अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की। फिर वक्त के साथ साथ 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सर सैयद अहमद खान की स्ट्रगल शुरू होती है। फिर उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाए मुसलमानों की अवेयरनेस के लिए, ताकि वो एजुकेशन हासिल करें और जो अंग्रेज़ों से एजुकेशन के ज़रिए जो है अपने राइट्स ले सकें, जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया भी आगे चल के आज़ाद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन द नेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन डैश। द नेशनल ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान में कब बनी? ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1954। करेक्ट आंसर है ए 1948। द नेशनल ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान में 1948 में बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो लाइक वीडियो को जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ हड़प्पा साइट ऑफ डैश। राइस कल्टीवेशन जो चावलों की कटाई होती है वो हड़प्पा साइट की कौन सी जगह से मुंसलिक है? ऑप्शन ए काली बैंगन, बी हड़प्पा, सी रोपर, डी लोथल। करेक्ट आंसर है डी लोथल। दोस्तों राइस कल्टीवेशन चावल की कटाई लोथल जो हड़प्पा साइट की जगह है वहां से मुंसलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स वाज सेट अप टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट में पहली जमात थी, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, उसका आइन बनाने के लिए कितने अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनी थी? ऑप्शन ए 50, बी 30, सी 70 और डी 60। करेक्ट आंसर है डी 60। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला आइन बना था उसमें मुश्तमिल अफराद जो है वो 60 मेंबर थे, जिन्होंने इस आइन को बनाने में मदद की। और इस आइन को जो बना रहे थे उनके जो रहनुमा थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसी के साथ क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आइन कब बना? तो 1907 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आइन बना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और 1907 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसका जो है आइन पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन वाज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कॉमनली नोन एज OGDCL फाउंडेड इन डैश। ऑयल और गैस की कंपनी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑयल OGDCL, ये कब बनी थी पाकिस्तान में? ऑप्शन ए जून 20, 1961, बी अगस्त 20, 1961, सी सितंबर 20, 1961 और डी अक्टूबर 20, 1961। करेक्ट आंसर है सी 20 जून। करेक्ट आंसर है सी सितंबर 20, 1961। ये दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक 20 जून 1961 है। आप इसको जो है एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड बेहतर आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता के मुझे और बाकी दोस्तों को जरूर गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कितनी मरतबा जीता है? ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। करेक्ट आंसर है सी 2। दोस्तों पाकिस्तान ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 मरतबा जीता है, जबकि 1 मरतबा इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इंडिया के लास्ट वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड विलियम, सी चार्ल्स मेटकैल्फ और डी लॉर्ड हानिंग्स। करेक्ट आंसर है ए लॉर्ड माउंटबेटन। सब कॉन्टिनेंट में जो अंग्रेजों के आखिरी जो है वायसराय थे 1947 में,
उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया का भी पूछा जा सकता है, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ISPR स्टैंड्स फॉर डैश। ISPR का मतलब क्या है? अक्सर हम न्यूज में ISPR का नाम सुनते हैं, हमें इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। तो ये दोस्तों एक आर्मी की ब्रांच है या उसकी एजेंसी कह सकते हैं। तो ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटर सुपीरियर पर्सनल रिलेशंस, बी इंटरनल सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, सी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, और डी इंटरनल सुपीरियर पब्लिक रिलेशंस। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है सी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। बजाहिर ये दिखने में चारों नाम जो है वो एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हमने चूज करना होता है तो हमें इसकी फुल फॉर्म लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि मिलता जुलता तो हो रहे हैं तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपको पता होने चाहिए सी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, द शिमला डेपुटेशन मेट वायसराय एट शिमला ऑन डैश। शिमला डेपुटेशन शिमला में वायसराय से कब मिला था? अभी इसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 1906, बी 3 सितंबर 1906, सी 5 अक्टूबर 1907 और डी 7 सितंबर 1907। करेक्ट आंसर है ए 1 अक्टूबर 1906। शिमला डेपुटेशन शिमला में वायसराय से 1 अक्टूबर 1906 को मिला था। दोस्तों ये शिमला में एक मीटिंग हुई थी वायसराय से मुस्लिम रहनुमाओं की, जिसमें 35 अफराद मुस्लिम रहनुमा शामिल थे, और उस मीटिंग का मकसद मुसलमानों का ये था कि अगली बार सब कॉन्टिनेंट में जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा जुदागाना इंतखाबात जो है वो रखे जाए। इसलिए मुसलमानों ने शिमला में वायसराय से मीटिंग की थी, और इस मीटिंग को इन मुसलमानों की इस डिमांड को मिंटो मैरली रिफॉर्म्स 1909 में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर हिंदुओं ने लखनऊ पैक्ट 1916 में जाके मुसलमानों की इस डिमांड को माना था, जबकि अंग्रेजों ने जो उस वक्त के वायसराय थे उन्होंने 1909 में इस चीज की मंजूरी दे दी थी कि अगले इलेक्शन में मुसलमानों को अलहदा जुदागाना इंतखाबात का मौका जो है हक उनको फराहम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, शेर शाह सूरी बरीड इन डैश। शेर शाह सूरी कहाँ पे दफन है? ऑप्शन ए अकोरा खटक, बी सासाराम, सी उमरकोट और डी पक्तिया। करेक्ट आंसर है बी सासाराम। दोस्तों शेर शाह सूरी का मजार सासाराम में है। शेर शाह सूरी ये मुगल बादशाह के दौर से जो है उनके दौर के ये बादशाह थे, लेकिन ये मुगल बादशाह नहीं थे। पहले मुगल बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर और दूसरे थे नासिरुद्दीन हुमायूं। और नासिरुद्दीन हुमायूं को फिर ये एक सूरी खानदान अलग था, तो फिर ये सूरी खानदान के जो हेड थे ये शेर शाह सूरी, इन्होंने मुगल बादशाह जो दूसरे थे नासिरुद्दीन हुमायूं, उनको इन्होंने जंग करके शिकस्त दी और जो है और सब कॉन्टिनेंट पे काबिज हुए और अपनी हुकूमत बनाई। फिर दोबारा कुछ टाइम के बाद जो है नासिरुद्दीन हुमायूं दोबारा आ गए और उन्होंने शेरशाह सूरी से जंग करके दोबारा अपनी हुकूमत वापस ले ली। मुगल बादशाह से रिलेटेड मुगल का जो भी पीरियड था उस पीरियड से रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली कुछ वीडियोज में हम मुगल पीरियड के ऊपर भी जो है एक पूरी हिस्ट्री की आपको एक वीडियो बना के दें, ताकि आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, द टाइगर ऑफ मैसूर इज कॉल्ड डैश। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तितुमीर, बी नादिर शाह, सी टीपू सुल्तान और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी टीपू सुल्तान। दोस्तों टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। हिस्ट्री में 3 वॉर ऑफ मैसूर मिलती हैं, जो कि पहली वॉर ऑफ मैसूर जो है 1766 से लेकर 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली जो टीपू सुल्तान के वालिद थे उनके दरमियान हुई थी, और ये जंग हैदर अली जीत गए थे। फिर दूसरी जंग जो है 1780 से लेकर 1784 तक हुई थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान थे। इस जंग में भी जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान ये जंग जीत गए थे, लेकिन हैदर अली 1782 में जंग में जो है शहीद हो गए थे और जंग की कमान जो है फिर टीपू सुल्तान ने संभाली। थर्ड वॉर ऑफ मैसूर 1790 से लेकर 1792 तक चली, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे। इसमें भी टीपू सुल्तान ये जंग जीत गए थे, लेकिन कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने जो है वो हासिल कर लिया था, फतह हासिल कर ली थी।
फिर थर्ड वॉर ऑफ मैसूर का ये किस्सा 1799 में हुआ था, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान थे। इस जंग में टीपू सुल्तान को मीर सादक ने जो है वो धोखा दिया और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। और वो जब शहीद हो रहे थे उस वक्त एक सिपाही ने भी उनसे कहा कि आप इनको अपने बारे में असलियत बताएं, ये आप पर रहम करेंगे। लेकिन उस वक्त ये टीपू सुल्तान ने मशहूर कोट कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर। 1973 के आइन का कौन सा आर्टिकल जो है जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है? ऑप्शन ए 230, बी 240, सी 245 और डी 257। करेक्ट आंसर है डी 257। 1973 के आइन का आर्टिकल 257 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने आर्टिकल थे? तो वो 234 आर्टिकल थे। फिर सेकंड जो दूसरा आइन था हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 250 आर्टिकल्स हो गए थे। फिर थर्ड और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक हमारा चल रहा है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पाकिस्तान के 280 आर्टिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल सके। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम अपने दोस्तों के लिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मैरली रिफॉर्म्स वाज इनेक्टेड इनटू लॉ इन डैश। इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मिंटो मैरली रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? ऑप्शन ए 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1912। करेक्ट आंसर है ए 1909। दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मिंटो मैरली रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये 1909 में हुआ था। ये क्या था? जो 1 अक्टूबर 1906 में शिमला डेपुटेशन हुआ था, जिसमें 35 मुस्लिम रहनुमाओं ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जुदागाना इंतखाबात का उस वक्त के वायसराय से मुतालबा किया था कि आने वाले इलेक्शंस में अलहदा जुदागाना इंतखाबात होने चाहिए। इनके इस डिमांड को 3 साल बाद 1909 में जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। और इनकी डिमांड एक्सेप्ट होने के बाद जो है मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में शामिल कर लिया गया था, जबकि हिंदुओं ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों की इस डिमांड को 1909 में नहीं माना था। अंग्रेज़ों की तरफ से इजाज़त मिल गई थी। लखनऊ पैक हुआ था 1916 में। उस वक्त जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हिंदुओं ने मुसलमानों की इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, रोलेक्ट एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन डैश। रोलेक्ट एक्ट जो है वो कब हुआ था? इसके बारे में भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बताएंगे। ऑप्शन ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। करेक्ट आंसर है सी 1919। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट जो है ये 1919 में हुआ था। ये रोलेक्ट एक्ट क्या था? ये जो है अंग्रेज़ों ने एक कानून निकाला था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और वो वजह पूछने का मजाज नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो है मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, सेंट्रल असेंबली से रिज़ाइन कर दिया था। और गांधी ने जो है इसके खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी कि अंग्रेज़ों का ये कानून ठीक नहीं है, ये हमारे साथ जो है वो ज्यादती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन डैश। नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेहरू रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। ऑप्शन ए अप्रैल 1927, बी अगस्त 1927, सी अप्रैल 28 और डी अगस्त 1928। करेक्ट आंसर है डी अगस्त 1928। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 30 अगस्त 1928 को पब्लिश हुई थी। 19 अगस्त 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुओं की पार्टी थी, उनकी एयर बॉडीज कॉन्फ्रेंस हुई थी अगस्त 1928 में। और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक रिपोर्ट पेश की थी अपनी पार्टी के लिए, और उस रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। और जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इसका पता चला तो उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ जो है अपने 14 पॉइंट्स जो है वो रिप्रेजेंट किए थे मार्च 1929 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है कि कायद आज़म ने 14 नुकात
जो है वो कब पेश किए थे, तो वो मार्च 1929 में किए थे। ये जो हम मैट्रिक में 14 नुकात पढ़ते हैं, ये 14 नुकात जो है कायद आज़म ने मार्च 1929 में जो है वो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ जो है वो पेश किए थे, जो कि मुसलमानों के हक में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय डैश। नेशनल एंथम पाकिस्तान का किसने लिखा था? ऑप्शन ए कायद आज़म, बी इलामा इकबाल, सी हफीज जालंधरी और डी चौधरी रहमत अली। करेक्ट आंसर है सी हफीज जालंधरी। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है हफीज जालंधरी ने लिखा था, और कब लिखा था? 1952 में लिखा था। इसी के साथ क्वेश्चन आता है कि नेशनल एंथम की ट्यून कब कंपोज की हुई थी और किसने की थी? तो पाकिस्तान के कौमी तराना जो नेशनल एंथम था, उसकी ट्यून अहमद जी चागला ने कंपोज की थी 1949 में। इसी के साथ ये पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम था, कौमी तराना था, वो कब पहली बार जो है वो अडॉप्ट किया गया? तो वो 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौमी तराना अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हु चूज द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेम किसने चूज किया? ऑप्शन ए कायद आज़म, बी इलामा इकबाल, सी हफीज जालंधरी और डी चौधरी रहमत अली। करेक्ट आंसर है डी चौधरी रहमत अली। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने प्रेजेंट किया था, और कब किया था? 28 जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर का पंपलेट दिया था, जो बहुत ज्यादा फेमस है। और पाकिस्तान मूवमेंट भी 1933 में चौधरी रहमत अली ने चलाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि वो 28 जनवरी नाउ और नेवर का जो पंफलेट था, वो चौधरी रहमत अली ने उस पंफलेट में पाकिस्तान का नाम जो है वो चूज किया था, नाम सजेस्ट किया था, और उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान नाम रखा गया। इसी तरह ऑप्शन ए में कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। सी में हफीज जालंधरी ने कायद जो है पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौमी तराना कौन सी किताब में है, तो चराग सहर हफीज जालंधरी की किताब है, उस किताब में पाकिस्तान का कौमी तराना है, और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम चूज किया था। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का जो टाइम है वो किसने सजेस्ट किया था, तो वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने 1951 में पाकिस्तान का जो टाइम है वो सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, अ टोटल ऑफ डैश अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। 1973 के आइन में अभी तक जो है वो पार्लियामेंट ने कितनी तरामीम, कितनी अमेंडमेंट्स जो है वो पास की हैं? ऑप्शन ए 21, बी 23, सी 25 और डी 26। करेक्ट आंसर है डी 26। 1973 के आइन में अभी तक पार्लियामेंट ने 26 अमेंडमेंट, 26 तरामीम जो है वो पास की हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ जगह पे 34 अमेंडमेंट्स जो है वो भी बताई गई हैं कि 24 जो है वो पार्लियामेंट ने की हैं, और बाकी 10 जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हुई हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको बेहतर आंसर पता हो तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। कुछ जगहों पे 26 है, कुछ जगहों पे 34 जो है वो अमेंडमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, 22nd अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रिलेटेड टू डैश। 1973 के आइन में जो 22वीं तरमीम है वो किससे रिलेटेड है? 22nd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए पाकिस्तान आर्मी ट्रायल कोर्ट्स, बी पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, सी रिलेटेड टू एनआरओ और डी नॉट मेड येट। करेक्ट आंसर है बी पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। दोस्तों, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22वीं तरमीम हुई थी, 22nd अमेंडमेंट, वो इलेक्शन कमीशन की पावर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, जिन्ना द ओनली फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ कायद आज़म वाज प्रोड्यूस्ड बाय। कायद आज़म पर बनने वाली फिल्म जिन्ना जो है ये किसने प्रोड्यूस की थी? ऑप्शन ए जमील दहलवी, बी अकबर एस अहमद, सी परवेज इकबाल चीमा और डी शबाब दहलवी। करेक्ट आंसर है ए जमील दहलवी। दोस्तों, कायद आज़म पर बनने वाली फिल्म जिन्ना जो है जमील दहलवी ने प्रोड्यूस की थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं कि जिन्ना फिल्म जो बनी थी कायद आज़म पर, वो कब रिलीज हुई थी? तो वो 7 नवंबर 1998 में रिलीज हुई थी, और उसमें कायद आज़म का रोल प्ले किया था क्रिस्टोफर ली ने। ये वो एक्टर थे जिन्होंने कायद आज़म का रोल प्ले किया था, क्रिस्टोफर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, नेम द क्रिकेट स्टेडियम विच इज लोकेटेड इन खैबर एजेंसी एंड इनॉग्रेटेड बाय जनरल राइल शरीफ इन नवंबर 2016।
क्रिकेट स्टेडियम एक खैबर एजेंसी में है जिसका इफ्तिताह जनरल राहिल शरीफ ने नवंबर 2016 में किया था। उसका नाम क्या था उस स्टेडियम का? ऑप्शन ए यूनुस खान क्रिकेट स्टेडियम, बी शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम और सी गद्दाफी स्टेडियम, डी अरबाब नियाज स्टेडियम। करेक्ट आंसर है बी शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों नवंबर 2016 में जनरल राहिल शरीफ ने खैबर एजेंसी में शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, टिल नाउ हाउ मेनी पाकिस्तानीज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। अभी तक जो है कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया है? ऑप्शन ए 1 डॉक्टर अब्दुल सलाम इन 1979, बी 2, सी 3, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए 1 डॉक्टर अब्दुल सलाम इन 1979। पाकिस्तानी अभी सिर्फ एक ही हैं अभी तक जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया है। अब इस एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 आंसर हमें मिल गए कि पाकिस्तान के एक ही शख्स ने अभी तक फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया है, दूसरा उनका नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम है और तीसरा कब हासिल किया था? 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो टाइम टू टाइम आपको मिल सकें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम इस तरह की और जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाएं और उसमें आपको डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, पाकिस्तान टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बाबर 3 और 9 जनवरी 2017 हैज द रेंज ऑफ डैश किलोमीटर। 9 जनवरी 2017 को क्रूज मिसाइल बाबर 3 पाकिस्तान ने लॉन्च किया, उसकी रेंज कितनी है? ऑप्शन ए 450 किलोमीटर, बी 550 किलोमीटर, सी 650 किलोमीटर और डी 700 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है ए 450 किलोमीटर। दोस्तों जनवरी 2017 में पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर 3 जो है वो लॉन्च किया और उसकी मिसाइल थी 450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री इज। सिंध की हिस्ट्री में अभी तक शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन गुजरे हैं? ऑप्शन ए मुराद अली शाह, बी डॉक्टर इशरतुल इबाद, सी जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी। करेक्ट ऑप्शन डी खुर्शीद शाह। करेक्ट आंसर है सी जस्टिस आर रिटायर्ड सईदुज्जमान सिद्दीकी। दोस्तों सईदुज्जमान सिद्दीकी ये जस्टिस भी थे, ये सिंध की हिस्ट्री के जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर गुजरे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर सिंध के कौन गुजरे हैं? तो ऑप्शन बी में जो डॉक्टर इशरतुल इबाद है ये सिंध के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो है वो गुजरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, पाकिस्तान आर्मी ऑन लॉन्च ऑपरेशन रद्दुल फसाद अक्रॉस द कंट्री ऑन डैश। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो कब लॉन्च किया था? ऑप्शन ए 13 जनवरी 2017, बी 2 फेब 2017, सी 15 फेब 2017 और डी 22 फेब 2017। करेक्ट आंसर है डी 22 फेब 2017। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद 22 फेब 2017 में लॉन्च किया था। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब कब शुरू हुआ था? तो वो 15 जून 2014 को शुरू हुआ था और 3 अप्रैल 2016 को ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो है वो ख़त्म हुआ था। और इसी तरह जब ये शुरू हुआ था ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब 2014 में, उसी साल में जो है वो 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान जो है वो एपीएस पिशावर जो इंसिडेंट हुआ था वो 2014 में ही हुआ था, 16 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल कमर जावेद बाजवा वाज अवॉर्डेड अ डैश फॉर प्रमोशन ऑफ डिफेंस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की 20 जून 2017। 20 जून 2017 को पाकिस्तान और तुर्की में डिफेंस टाइज हुए थे, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को कौन सा अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए लीजन ऑफ मेरिट, बी गोल्डन टर्की अवार्ड, सी मेडल ऑफ ऑनर और डी लीजन ऑफ ऑनर। करेक्ट आंसर है ए लीजन ऑफ मेरिट। दोस्तों जनरल कमर जावेद बाजवा को 20 जून 2017 को पाकिस्तान टर्की के दरमियान होने वाले डिफेंस टाइज में लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, इन डैश द शाहजहां मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड।
कौन सी जगह में शाहजहां मस्जिद है जो कि मुगलों के दौर में जो है बनाई गई थी। ये क्वेश्चन हमारे पास जो है मैंने आपको स्टार्ट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें बताई भी थी। आंसर इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है पाकपतन, बी ठट्ठा, सी मुल्तान और डी अटक। करेक्ट आंसर है बी ठट्ठा। दोस्तों शाहजहां मस्जिद जो है वो मुगल बादशाह के दौर में शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी। कहाँ पे? ठट्ठा में बनवाई थी। कब बनवाई थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1647 में ठट्ठा में शाहजहां मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन से रहे हैं? ऑप्शन ए यूसुफ रजा गिलानी, बी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सी लियाकत अली खान, डी मोहम्मद अली बोगरा। करेक्ट आंसर है सी लियाकत अली खान। दोस्तों पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान गुजरे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? तो वो नूरुल अमीन थे जो कि सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है द फ्रेंडशिप गेट इज बिल्ड ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। पाकिस्तान और कौन सी कंट्री के बॉर्डर पर जो है फ्रेंडशिप गेट बनाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी इंडिया और डी चाइना। करेक्ट आंसर है ए अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फ्रेंडशिप गेट बनाया गया है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान कंट्री के साथ बॉर्डर जितने भी लगते हैं उन सब कंट्रीज का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में लगते हैं और उनके बॉर्डर कितने हैं, बॉर्डर की लेंथ कितनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ जो है वो 23 किलोमीटर है। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। ये इस बॉर्डर का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है, वहां पे लगता है। ईरान जो है पाकिस्तान के वेस्ट में है। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में है और डी में चाइना ये पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है। पाकिस्तान के साउथ में जो है वो अरेबियन सी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है विच रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के दरमियान सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुए? ऑप्शन ए मिंटो मैडली रिफॉर्म्स, बी मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, सी बोथ और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए मिंटो मैडली रिफॉर्म्स। दोस्तों मिंटो मैडली रिफॉर्म्स में हिंदू और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है जुदागाना इंतखाबात इंट्रोड्यूस हुए थे। इसी के साथ क्वेश्चन आ सकता है मिंटो मैडली रिफॉर्म्स कब हुए थे? तो ये 1909 में मिंटो मैडली रिफॉर्म्स हुआ था जिसमें मुसलमानों की डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट जुदा इंतखाबात जो कि 1906 में दी गई थी उसको एक्सेप्ट किया गया था। मिंटो मैडली रिफॉर्म्स 1909 में। मिंटो मैडली रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। ये एग्जामिनर घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है तो आपको हर तरीके से आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है वेयर इज द हसनी ट्राइब लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हसनी ट्राइब कहां पर है? ऑप्शन ए केपीके, बी पंजाब, सी सिंध और डी बलूचिस्तान। करेक्ट आंसर है डी बलूचिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के जो है वो सूबे बलूचिस्तान में हसनी कबीला मौजूद है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की सिंध दरिया की टोटल लेंथ कितनी है? ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर, बी 2514 किलोमीटर, सी 3180 किलोमीटर और डी 7854 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है सी 3180 किलोमीटर। सिंध दरिया की टोटल लेंथ 3180 किलोमीटर है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो वो इंडस रिवर ही है, सिंध दरिया ही है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन मिल सके।